नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 27 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि शोकातुर रतन घर द्वार और कोई भी सांसारिक कार्यों से रुचि खो देती है। उसे सिर्फ वकील साहब की सहृदय और कर्तव्यपरायण बातों की ही स्मृति अच्छी लगती है। इस स्थिति का लाभ उठाकर वकील साहब का भतीजा मणिभूषण सारे लेन देन संभालने लगता है। बैंक का रुपया पैसा अपने नाम कर लेता है। मणिभूषण रतन को बंगला तथा मोटर बेचने की सलाह देता है। इस पर भी रतन को उसके विश्वासघात का आभास नहीं होता। इसी बीच मुंशी दयानाथ बीमार हो जाते हैं। उनके कारण जालपा रतन से नहीं मिल पाती है। इसीलिए रतन स्वयं ही जालपा से मिलने उसके घर जाती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का पठन गबन भाग 27। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे ना कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक चुल्लू पानी देने वाला तो होता। यह दो लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 दफ़े खाने को चाहिए, 3 दफ़े पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा, बैठ जाइए भौजी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा। ऐसा ऐसा रंगेदू की वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अहलमद हो जाऊंगा, मज़े से अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वह खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहाँ न जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आ गई है। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है। जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उलझलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे,
मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया। आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जालपा, आज तो न चल सकूंगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती। दादाजी का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना। तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो। बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही। मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई। बोली, मुझसे भी वहाँ न रहा जाएगा। सच कहती हूँ। मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम? रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ, मैं जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे को देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो। रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं। बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा। अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहाँ कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजामित्र को ही लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधे घंटे के लिए चलो तो मैं तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें
हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मैसर। मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरी ने तब चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? रामेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जात के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जात न चलता होगा माँ जी। लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं आपके भंडारे में देखूं, गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जात पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक कट ही जाए, चलिए जरा देखूं। रामेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी आटा महीन हो, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया, बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं भौजी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, ढेले सेर। रतन, ढेली सेर ही सही। जालपा, मुंह धो आओ, ढेले सेर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। जालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी। और रामेश्वरी से बोलती है, अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जात पर जा बैठी और दोनों जात का गीत गाने लगी। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़ियाएं प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको आज का अंक पसंद आया। अब बारी है आज के सुविचार की, यानी थॉट ऑफ द डे की। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। कंपैरिजन
is the thief of joy. Focus on your purpose, your experience, owning your feelings, turning your attention inward. The only competition is staring back at you in the mirror. अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। यह आपकी खुशियों को चुरा लेती है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने अनुभव पर, अपनी भावनाओं को अपनाने पर एवं अपने अंदर केंद्रित करने पर लगाना चाहिए। आपका केवल एक ही प्रतिद्वंदी हो सकता है जो दर्पण में आपको देख रहा है। आज के पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।